हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहां पे हम बात करेंगे इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक और इंपोर्टेंट टॉपिक यानी कि इन्वेस्टमेंट, जिसका इंट्रोडक्शन मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं, उसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स प्रिपेयर करने हैं भाई इस नंबर पे जाए 9667836666, यहां जाके वो नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज हम देखना है क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। वैसे इसकी बात मैंने हल्की फुल्की लास्ट वीडियो में कर ली थी कि हम इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इसमें पढ़ना है आज द न्यू क्लासिकल अप्रोच। तो देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई बिजनेस किसी लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे किसी बिजनेस ने लैंड ले ली, बिल्डिंग ले ली, मशीनरी ले ली, इक्विपमेंट्स ले लिए, यानी कि ऐसे एसेट्स जो उसे 1 साल से फालतू तक यूज करने हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में। अब जो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ना, ये बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है और बहुत सी चीजें इसे अफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो मार्केट में या फिर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है। जब इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है इसका मतलब क्या है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम हो गई। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, रिसेशन चलने का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट में डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा कम है। अब जब डिमांड बहुत कम होगी तो सिंपल सी बात है, तो डिमांड ही नहीं है तो प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज बनाते हो, बनाएंगे किसके लिए, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं कर रहा कोई, तो वो लोग गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे ही नहीं। और जब बनाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे। यानी कि जो पैसा लगाने वाले थे उस पैसे को नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में उनके गुड्स की डिमांड नहीं हो रही, उनकी सर्विसेज की डिमांड नहीं हो रही है। तो एक ही फैक्टर तो इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से? रिसेशन की वजह से। मतलब अगर हम बात करूं बिजनेस साइकिल की, जब हमारा कोई भी बिजनेस बूम पे होता है ना, यानी कि जब इन्फ्लेशन बहुत फालतू हो, डिमांड बहुत ज्यादा हो, एग्रीगेट डिमांड लगातार बढ़ रही हो, तो जो इकोनॉमी में है वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट भी, यानी कि जब डिमांड बहुत ज्यादा हो तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी कौन सी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन डिमांड जैसी कम होगी ना, और डिमांड के तुम लिख सकते हो एग्रीगेट डिमांड, जब बहुत कम होगा तो सिंपल सी बात है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज्ड ड्यूरिंग द रिसेशन पीरियड। जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज कब होती है, ड्यूरिंग द रिसेशन पीरियड, जब रिसेशन पीरियड चल रहा हो, एंड इंक्रीज ड्यूरिंग द इकोनॉमीज रिकवरी। और जैसे ही इकोनॉमी अपने आप को रिकवर करेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारी डिमांड ऑफिस क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग फ्लक्चुएशंस अकॉर्डिंग टू बिजनेस साइकिल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस। किसकी वजह से? बिजनेस साइकिल की वजह से। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है, यानी कि इकोनॉमी अपने बूम पे है या फिर अपने आप को रिकवर कर रही है, तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ाई जाती है। लेकिन जैसे ही मार्केट में रिसेशन शुरू होता है, इन्वेस्टमेंट को लगातार गिराया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे NISLM मॉडल। इन्वेस्टमेंट मतलब इसके हिसाब से क्या होता है हम वो समझते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्ट करता है किसको, इन्वेस्टमेंट को। अब समझते हैं इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है। देखो अगर मार्केट में, इकोनॉमी में, मैं यहां पे समझा देता हूं, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लोन लेने के लिए फालतू पैसा देना पड़ रहा है, आई बात समझ में। तो इंटरेस्ट रेट फालतू होने का मतलब क्या है कि बैंक ज्यादा पैसे ले रहा है लोन देने के बदले। और जब इंटरेस्ट फालतू होगा तो सिंपल सी एक बात ध्यान रखना कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, मैं यहां पे लिखता हूं FI, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट काफी चार्ज किया जा रहा है बैंकों के द्वारा, तो जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है या फिर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा, यानी कि बैंक जो है वो इजीली कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो जो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही बात यहां पर लिखी हुई है, इसने क्या बोला है, द ISLM मॉडल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज इनवर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट एज रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बिकम्स अ कॉस्टली अफेयर। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी महंगी होती है। क्यों? क्योंकि अब लोन लेना मुश्किल हो गया है, लोन लेने के लिए फालतू पैसा देना पड़ रहा है, तो लोग इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग डिक्रीजेस। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज अफेक्टेड बाय आउटपुट्स फाइनेंशियल बजट। कई बार जो बजट है ना उसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है ना, हम लोग कुछ सेक्टर्स में करते हैं, कुछ सेक्टर में नहीं करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को जब बजट आता है, बजट में सिर्फ हम यही देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो किस सेक्टर में किया जा रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिस सेक्टर में किया जाएगा तो बाकी जो
मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि हम ना इस बार इस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, जब वो एक पर्टिकुलर सेक्टर ज्यादा ध्यान देते हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं ना वो भी उस सेक्टर पे फालतू ध्यान देते हैं, वहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, और जहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी वहां पर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? उन्हें पता है गवर्नमेंट अगर अगेंस्ट हो गई तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो वही बात यहाँ पे है, फाइनेंशियल बजट भी डिपेंड करता है, टैक्सेस, अब टैक्स भी अफेक्ट करता है। जैसे मान लो कोई ऐसा बिजनेस है जो इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हम आपको टैक्स में रिबेट दे रहे हैं, आप अपना बिजनेस करो, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि ऐसे बिजनेस जहां पे टैक्स रेट ज्यादा है वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देता हूं, जितने भी हमारे अल्कोहलिक कंपनीज हैं या फिर टबैको कंपनीज हैं, इन सब पे टैक्स काफी ज्यादा लगता है। तो इस सेक्टर में बहुत सी कम कंपनीज जो काम करती है, आई बात समझ में? और गवर्नमेंट टैक्स क्यों बढ़ाती है? ताकि लोग इसे कम से कम क्या करें, कंज्यूम करें। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब टैक्स रेट बढ़ता है और जब टैक्स बढ़ेगा कंपनीज के ऊपर, तो कंपनी क्या करेगी, उस टैक्स को प्राइस में इंक्रीज कर देगी, है ना? जैसे टैक्स बढ़ेगा वो प्राइस बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ताकि कम हो, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लेती है ऐसी कंपनी से। तो लोग बचते हैं ऐसी कंपनियों से या फिर ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से जहां पे क्या हो, टैक्स रेट क्या हो, बहुत ज्यादा हो, और वहां इन्वेस्टमेंट करने जहां पे टैक्स रेट क्या हो, बहुत कम हो। क्योंकि टैक्स रेट फालतू होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और टैक्स रेट कम होगा तो प्रॉफिट फालतू हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है हमारा, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं। अगर किसी बिजनेस की गवर्नमेंट पॉलिसी खिलाफ है तो उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा आपके लिए खतरे का सिंबल होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट चलेगी उस बिजनेस की तरफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो वो बिजनेस वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल, तो हमने इन सारे पॉइंट्स के ऊपर उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, काफी डीप में बात कर ली है। ठीक है, द डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। फर्स्टली, इट इज वाइटल टू नो दैट ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। एक होता है ऑप्टिमम लेवल, किसका, स्टॉक ऑफ कैपिटल का, यानी कि जो हमने पैसा इकट्ठा कर रखा है उसका मैक्सिमम लेवल क्या है, मतलब किसी भी बिजनेस में हमें कितना पैसा हमेशा रखना चाहिए कि वो बिजनेस अच्छे से रन कर पाए। तो एक होता है हमेशा ऑप्टिमम लेवल, एक होता है एक्चुअल लेवल। ऑप्टिमम लेवल क्या है कि मैक्सिमम कैपिटल जो भी इस बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं फिर हम रख सकते हैं, और एक होता है हमारा एक्चुअल लेवल कि एक्चुअल कितने पे है। सपोज करो हम किसी बिजनेस के अंदर जो है ना 1 लाख करोड़ लगाना चाहते हैं, 1 लाख करोड़ बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 1 लाख करोड़ लगाना चाहते हैं, तो इससे क्या हो गया, ऑप्टिमम लेवल कि भाई इससे फालतू इस बिजनेस में लगाना बेवकूफी होगी। ठीक है, लेकिन हमने अभी एक्चुअल लगा रखा है कितना, सिर्फ 60,000 करोड़, तो ये उसका एक्चुअल लेवल और ये उसका ऑप्टिमम लेवल। तो हर एक फर्म अपने आप को ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। जैसे वैज्ञानिक हुआ है, इट इज वाइटल टू नो दैट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल फ्रॉम एनी बिजनेस एंटिटी एंड देन इफ द एक्चुअल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज डिफरेंट देन ऑप्टिमम वन। और जो एक्चुअल स्टॉक ऑफ कैपिटल होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑप्टिमम वन से क्या होता है, अलग होता है। द रेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक इज सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और जो रेट ऑफ एडजस्टमेंट है ना, कि हम कैसे कैपिटल में चेंजेस लेके आते हैं सिचुएशन के हिसाब से, उसको हम क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ एडजस्टमेंट। कि कैसे हम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, कैसे हम कैपिटल को कम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट इकोनॉमिक सिचुएशंस। अब आगे देखते हैं, एवरी बिजनेस यूनिट हैज एन ऑप्टिमम लेवल। हर एक बिजनेस का अपना जो है ना ऑप्टिमम लेवल होता है। ऑप्टिमम लेवल का मतलब पता है क्या होता है, कि उसके बाद वो ग्रो करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी कंपनीज ना अपने हाई वैल्यूएशन पे होती है, हाई वैल्यूएशन की बहुत महंगे रेट पे, कि इससे फालतू तो उसके लिए ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है। एक सिंपल सी बात है, हाँ, 2 तरह के पॉइंट आते हैं यहाँ पे। एक होता है सैचुरेटिंग पॉइंट। सैचुरेटिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एक बिजनेस जो है ना, हर एक बिजनेस का अपना एक सैचुरेटिंग पॉइंट आता है कि इसके बाद वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। सपोज करो एक बिजनेस ने ऑलमोस्ट अपने सारे कंज्यूमर्स रीच करने थे, तो क्या कभी वो उससे फालतू प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा वो सेक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम यानी कि ऑप्टिमम लेवल रीच कर चुका है। और हर एक बिजनेस का अपना क्या होता है, ऑप्टिमम लेवल होता है। तो एवरी बिजनेस यूनिट हैज एन ऑप्टिमम लेवल डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, कि फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सपोज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जैसे कि ज्यादातर फर्म क्या करती हैं, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती हैं, कि अपना प्रॉफिट को क्या कर सके, मैक्सिमम कर सके, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अ फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिपेंड्स ऑन द आउटपुट लेवल। वो किस पे डिपेंड करता है, आउटपुट लेवल पे, मतलब किस लेवल का आउटपुट लोग जनरेट कर रहे हैं। जितना फालतू आउटपुट होगा उतना फालतू प्रॉफिट भी होगा, लेकिन डिमांड के हिसाब से जनरेट करना पड़ता है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, कॉस्ट कितनी आ रही है, मतलब खर्चा कितना हो रहा है उसे बनाने के ऊपर, और रिवेन्यू स्ट्रक्चर कैसा है, पैसा कितना जनरेट कर पा रहे हैं वो लोग उस चीज को सेल करने के बाद। देयरफॉर द मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट हैज अ कोरस्पोंडिंग लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल। इसके बाद क्या आता है, देयर मस्ट बी अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल एट विच फर्म कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। और
एक होता है स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब इतना पैसा तो बिजनेस के अंदर होना चाहिए जिसके जरिए क्या कर सके, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल, जहां पे अपना फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है। फिर क्या आता है, इट इज कॉल्ड द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक यानी कि वो पैसा जो कंपनी अपने पास हमेशा रखती है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, उसको क्या बोलते हैं, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। यानी चाहते हैं कम से कम इतना पैसा तो होना चाहिए इस बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इफ द एक्चुअल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉट द सेम एज डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक देन द फर्म नीड्स टू बी एडजस्ट इट टुवर्ड डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। अब इसने क्या बोला है, अगर जो एक्चुअल स्टॉक है ना किस चीज का, कैपिटल का, वो बराबर नहीं है किसके, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक के, डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल के, यानी कि एक्चुअल में पैसा कम है, एक्चुअल में कैपिटल कम है, लेकिन जो चाहत है कि भाई इतना पैसा तो होना चाहिए, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है, तो उन्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है उस पैसे तक पहुंचने के लिए, कि मतलब धीरे धीरे करके हर एक फर्म क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं उस कैपिटल तक रीच करूं जिसमें मेरा बिजनेस अच्छे से रन कर पाए, ठीक है। फॉर दिस एडजस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ कैपिटल द फर्म नीड्स टू बी इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए फर्म क्या करती है, बार बार इन्वेस्टमेंट करती है। सपोज करो, मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, किसी कंपनी में लगे हुए हैं सिर्फ 60,000 करोड़, उसको जरूरत है 1 लाख करोड़ की उस बिजनेस को रन करने के लिए, तो बार बार पैसे को री इन्वेस्ट करती है बिजनेस के अंदर ताकि वो इस लेवल को रीच कर पाए, ताकि उनका बिजनेस एक अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल पे चल पाए। फिर क्या आता है, अब आती है इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करती है। इसके लिए एक टॉपिक आता है, हमारा जो आखिरी टॉपिक हो वो है रेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमारा आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक होगा। रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब पता है क्या होता है, कि हमेशा जब कंपनी री इन्वेस्ट करती है ना पैसे को, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा आता है, वो खर्चा जो है ना उसको क्या बोलते हैं, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे सपोज करो किसी कंपनी को अपने बिजनेस में पैसा चाहिए, अब पैसा कहां से मिलेगा, तो खुद कमा रही हो इतना अच्छा खासा पैसा उसे रीइन्वेस्ट कर सके, लेकिन कई बार एक बड़े अमाउंट में पैसा चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं, और जब बैंक से लोन लेंगे, भाई बैंक फ्री पैसा देगा नहीं, बैंक को क्या चाहिए, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, और उसकी मैंने बात करी थी अभी। अब इंटरेस्ट लगेगा तो एक सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, खर्चा, लोन उठाने का खर्चा। अगर किसी कंपनी ने 1 करोड़ लिए और बैंक बोल रहा है मैं तुझसे लूंगा साल के 10%, तो 1 करोड़ का मतलब क्या है, 1% कितना होता है, 10 लाख रुपए, उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे बैंक को एज अ खर्चा उस पैसे को उठाने के लिए। आई बात समझिए, उसको क्या बोलते हैं, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो हमारा आज का आखिरी टॉपिक। रिटर्न फ्रॉम यूजिंग मोर कैपिटल कैन बी मेजर्ड बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब ध्यान रखना, अब कोई भी कंपनी बात है कि पैसे को क्यों बढ़ाने की कोशिश करते हैं बिजनेस के अंदर, क्यों और कैपिटल आने की कोशिश करते हैं ताकि अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। जितना फालतू कैपिटल उतना फालतू प्रॉफिट, क्योंकि और पैसा आएगा तभी तो कंपनी और पैसा कमाएगी। तो यही सेम लॉजिक यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है, रिटर्न फ्रॉम यूजिंग मोर कैपिटल, मतलब जो भी ज्यादा कैपिटल यूज किया है ना उसमें जो रिटर्न जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि MPK। अमाउंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज इन कैपिटल, मतलब वो अमाउंट जो बिजनेस के अंदर बढ़ा है, कैसे, अपना और पैसा बढ़ाने के बाद। देखो लिखा हुआ है ना, इंक्रीज इन कैपिटल बाय 1 यूनिट गिव्स द मेजर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल। ये हमें क्या देता है, मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल। क्योंकि मार्जिनल का मतलब पता है क्या होता है, एडिशनल बिजनेस में पैसा डालने के बाद एडिशनल कितना पैसा जनरेट हो रहा है। सपोज करो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बिजनेस ने 1 करोड़ रुपए डाले, अब 1 करोड़ रुपए डालने की वजह से, 1 करोड़ इतना ही होता है ना, 4, हाँ ठीक है, 7 जीरो लगाइए, ठीक है। तो 1 करोड़ का मतलब पता है क्या होता है, अब 1 करोड़ बिजनेस में डाल दिए, अब 1 करोड़ से और कितना फालतू बिजनेस में पैसा जनरेट हो रहा है, यानी कि 10 लाख और पैसा कमा पा रही है, 15 लाख कमा पा रही है, 20 लाख कमा पा रही है, कितना और फालतू पैसा वो कमाया जा रहा है बिजनेस के अंदर, ये 1 करोड़ और इन्वेस्ट करने के बाद। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। फिर क्या आता है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग कैपिटल, यानी कि जब हम कैपिटल अवेल करते हैं उसके ऊपर खर्चा भी आता है, उसको कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जांपल, 1 more unit of capital the needs to pay extra interest, तो हमें क्या देना पड़ता है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ता है, किसको, टू बैंक ऑन देयर लोन, उनके लोन के ऊपर। दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर 1 यूनिट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं इसे हम, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी कोई बिजनेस कुछ नया पैसा लेके आती है किसके अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी फॉर्म के अंदर, वो हमेशा सोचते हैं कम से कम इंटरेस्ट तो जरूर कवर हो उस पैसे से। मतलब किसी ने अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, और इस पे ध्यान रखना ब्याज जा रहा है साल का कितना, 10 लाख रुपए, है ना, 10%, तो कम से कम 10 लाख रुपए से फालतू तो कमा के दे।
अगर 10 लाख रुपए से कम आ रहे हैं ना उस पैसे के जरिए, इसका मतलब क्या है कि वो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिले किसी काम की नहीं है, उल्टा दिक्कत हो रही है मुझे। क्यों? क्योंकि वो तो भाई जो खर्चा है, जो रेंटल कॉस्ट है उसका, वो भी कवर नहीं कर पा रही। तो अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है एक्स्ट्रा, तो कम से कम उससे क्या आए, 20 लाख आए, 30 लाख आए, 50 लाख आए, इतना आना चाहिए साल का, ताकि 10 लाख रुपए इंटरेस्ट देने के बाद भी मेरा कुछ ना कुछ पैसा बचे। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका क्या प्रिंसिपल है, गिव एज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। हमें कंडीशन दिया है किसी चीज के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, वो क्या है, वैल्यू ऑफ एमपीके। जो वैल्यू ऑफ एमपीके है ना, ठीक है, वो क्या है, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो बराबर होना चाहिए रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। जितना पैसा, जितना हम एडिशनल प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उस कैपिटल के ऊपर, ठीक है, वो कम से कम उस इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए जो हमें बैंक को पे करना है। तब जाके हम किस पे आएंगे, इक्विलिब्रियम पे आएंगे। आई बात समझ में? अगर उतना पैसा रिकवर नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि आप उस पैसे से लॉस ही कर रहे हो। तो उम्मीद है यहां तक का सारा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। इसका मतलब पता है क्या है, देखो, अगर मान लो मैं आपको एक बात और सुनाता हूं इस वीडियो से पहले, कि जब भी हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या सोचते हैं कि अगर मैंने पैसा लोन पे ले रखा है कहीं से, तो उससे फालतू आना चाहिए ना मेरे पास पैसा उस इन्वेस्टमेंट के बाद, ताकि मैं लोन को जब चुका हूं तो उससे फालतू पैसा बचे। आई बात समझ में? सपोज करो, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने कोई 10 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, 10 लाख की गाड़ी ले ली, ठीक है, 10 लाख की गाड़ी ली। अब 10 लाख की गाड़ी का जो ईएमआई हो जाता है मंथली 10,000 रुपए, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, 10,000 रुपए ईएमआई जाता है। और मैंने तो देखा है कमर्शियल व्हीकल के तौर पे, यानी कि ड्राइवर को। तो अगर मेरी गाड़ी हर महीने का मुझे 10,000 रुपए भी कमा के नहीं दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि मेरे तो भाई गाड़ी की ईएमआई भी नहीं निकल रही। तो कम से कम 10,000 रुपए दे, उल्टा फालतू देना चाहिए ताकि मेरा उस पैसा बचे भी। मैंने ड्राइवर भी रखा हुआ है, उसका भी चार्जेस आएंगे, उसकी भी सैलरी जाएगी, ठीक है, 10,000 रुपए सिर्फ ईएमआई की जाएगी। कम से कम 20-25,000 रुपए तो, मतलब 30,000 तो महीने के आने चाहिए, तब जाके मेरा क्या हुआ, ये बाकी एक्सपेंसेस क्या होंगे, कवर होंगे। तो यही बात यहाँ पे हमने समझी, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। कम से कम प्रॉफिट ना तो लॉस भी ना हो उस करंट इन्वेस्टमेंट पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का टॉपिक समझ में आ गया होगा और इसे कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं वो भी समझा चुका हूं मैं। आई बात समझ में? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।